मैं दिनेश शर्मा, जूलॉजी का टीचर, राहुल कोचिंग इंस्टीट्यूट जौनपुर। मैं आज बीएससी सेकेंड ईयर का पहला लेक्चर देने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि हम जो पढ़ाते हैं पूरा फुल सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, इसकी गारंटी रहेगी। जो भी आपको डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप बेहिचक हमसे पूछिए, ठीक है। मैसेज में आप लिख के भेज सकते हो या फ़ोन से भी आप हमसे पूछ सकते हो 7 बजे रात के बाद 10 बजे तक 3 घंटे में चाहे जब भी पूछ लो, हम आंसर बता सकते हैं आपको, क्योंकि रात में ही खाली रहते हैं। या दोपहर में 1 से लेकर 3 में पूछ सकते हो। तो सबसे पहली बात आपको ये बताने जा रहे हैं, ये मैं बीएससी सेकेंड ईयर का 3rd पेपर का पहला यूनिट में स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप पूछ सकते हैं 3rd पेपर ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं सर जी, 1st 2nd क्यों नहीं स्टार्ट किए? तो उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ। 3rd पेपर में फिजियोलॉजी है और फिजियोलॉजी सारी समझने वाली बात है, रटना कम, उसमें समझना ज़्यादा है, थोड़ा टाइम टेकन होता है। तो अभी तो मैं 1st पेपर शुरू करता तो पता लगा 2 यूनिट पता लगा महीने में ख़त्म हो जाए, 2 यूनिट ख़त्म हो गया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात ये होगी उसमें रटना ज़्यादा है, समझना कम है। इसमें समझना ज़्यादा है, रटना कम है। अगर आपको बातें समझ में आ गई तो नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। और ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, नीट का कंपटीशन आप जाएंगे देने, मेडिकल का पीसीएस का कंपटीशन देने जाएंगे या वनडे एग्ज़ाम देने जाएंगे, मलेरिया इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, कोई भी आप देंगे, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी आता है तो उसमें फिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए मैं ये पहले पढ़ाता हूँ, ठीक है। आपको ये तो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ, कंपटीशन का पढ़ाऊँगा तो थोड़ा अलग होता है। कंपटीशन का जो भी आपको पूछना हो तो आप इसमें से पूछ सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है डाइजेशन। 3rd पेपर का पहला टॉपिक है डाइजेशन। हाँ, एक बात और बता दें आपको, कापी थोड़ा चौड़ी से ले लीजिएगा, थोड़ा मोटी हो। जितना मैं पढ़ाता जाऊँगा मैं लिखाता भी जाऊँगा, आप लिखते जाइएगा, सब नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि ऑनलाइन के बाद अगर ऑफलाइन भी हो तो ऑफलाइन में भी आप वहीं से आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए कोरोना ने सबको धोया है और ऐसा धोया है कि सब साफ हो गए हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग दिमाग थोड़ा लगाएं। तो दिमाग लगाना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो पहला आप देखिए, मैंने पहले इसको लिख दिया है ताकि आपका टाइम जो लिखने में समय जाए वो बच जाए आपका, ठीक। आपका जो ऑफलाइन लेक्चर 45 मिनट का 50 मिनट का होता है, वो आपका 30 मिनट में ही आप कंप्लीट होता है। हम लोग टाइम उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो, 3rd पेपर के बीएससी सेकेंड ईयर का 3rd पेपर का पहले यूनिट का एक पहला टॉपिक है डाइजेशन। क्या है? डाइजेशन। आपके दिमाग में बात आती है कि डाइजेशन किसे कहते हैं भाई, डाइजेशन है क्या? तो आपको तो जानना ही होगा ना डाइजेशन क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डाइजेशन, तो उम्र लड़के बताते हैं कि जो खाते हैं, पचाते हैं और निकाल देते हैं वो डाइजेशन नहीं, रॉन्ग आंसर है ये। डाइजेशन का मतलब होता है, डाइजेशन मतलब पाचन का डेफिनेशन होता है, जो हम कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को लेते हैं उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ने के जो प्रक्रम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल लेते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। वाटर की आवश्यकता पड़ती इसमें। आप कहेंगे सर जी हम लोग खाना ना खाते खुद प्यास ज़्यादा लगती है, तोड़ने के लिए। क्या तोड़ने के लिए? हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं, जो फूड मॉलिक्यूल उसको तोड़ने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जो है खाने के बाद प्यास आपको लगती है, प्यास तो ऐसे भी लगती है जब वाटर कमी होती है आपकी बॉडी में, समझ रहे हैं ना। लेकिन डाइजेशन के लिए ज़्यादा इसका उपयोग होता है। अब हमारी बात सुने,
डाइजेशन एक प्रोसेस होता है इसमें कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल सिंपलर फॉर्म में टूटता है। जैसे रोटी लिया, इतना बड़ा बड़ा रोटी, उसको आपने तोड़ा। देखिए पहला काम होगा छोटा करने लगे आप, छोटे से कौर को बनाया, इसके बाद चबाए और छोटे छोटे पीस में टूट गया। अरे कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूटा कि नहीं टूटा। फिर उसके बाद ले जाएंगे अंदर, गटक लेंगे। गटके कहाँ जाएगा? स्टमक में। यहाँ पे स्टमक होता है, थायलैक्ट है स्टमक, वहाँ पे जाकर स्टोर हो जाएगा। वहाँ पे रूजी होती हैं, रूजी ऐसे चल देंगे। रूजी मतलब होता है स्टमक के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रूजी कहते हैं, लिखाऊंगा आगे। तो वो ऐसे मूवमेंट करता है, मूवमेंट करता पूरा भोजन जो दाल चावल सब्जी रोटी चाय ब्रेड मीठा जो भी खाएं सलाद वलाद सब उसी में से मिक्स हो जाता है। जैसे भैंस का लोग सानी पानी नहीं चलाते हैं वैसे पूरा मिक्स हो जाएगा। इसीलिए कभी आप ख्याल करिए जो वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग मतलब उल्टी, हिंदी में सुन लो, जो निकालते हैं बाहर देखते हैं पूरा मिश्रित, सही नहीं थोड़ा एक दाल अलग निकल रहा चावल अलग निकलेगा रोटी अलग निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिला हुआ है। और वो मिला हुआ है तो ये क्या होगा, वही पूरा निकलता है बाहर। तो आप कहेंगे सर जी हम तो दाल चावल अलग खाए थे, सब्जी अलग खाए थे, सब्जी रोटी अलग खाए थे, स्वीट अलग खाए थे, ये कैसे मिल गया? कौन मिलाया? मथनी क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे रुजी हैं। ये ऐसे करती रहती भोजन पूरा मिक्स मिलता जाएगा। मिलने के बाद फिर नीचे जाएगा इंटेस्टाइन में, वहाँ पर फिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलता है ऐसे ऐसे, वो पूरा भोजन को धीरे धीरे खींचता हुआ पीछे तक लेके जाता है। इसीलिए यहाँ शुरू करते हैं पीछे, फ्रंट डोर से लेते हैं बैक डोर से निकाल देते हैं। वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है जो भोजन को पीछते लेता हुआ खींचते हुए लेके चला जाता है। सामान्यतः जो डाइजेशन होता है वह 5 घंटे में सामान्यतः जो डाइजेशन होता है 4-5 घंटे में पूरा हो जाता है। पूरा तो नहीं कर सकते। स्टमक में भोजन, एक लाइन बात सुनो, स्टमक में जो स्टमक है इसमें भोजन 5 घंटे तक रहता है, 4 से 5 घंटे, 4 to 5 आवर्स स्टमक में भोजन रहता है। स्टमक 2 काम करता है, डाइजेशन का भी काम करता है, रिजर्वायर के भी काम करता है। रिजर्व मतलब रोकने वाला, रिजर्वायर मतलब भोजन को स्टोर करने वाला, डाइजेशन मतलब भोजन को तोड़ने वाला, दोनों का काम करता है। हमारी बात समझे? डाइजेशन जो होता है खाना, जो खाना हम खाते हैं, जो फूड मटेरियल हम लेते हैं, उसके सिंपल फॉर्म में तोड़ने की प्रक्रिया को ही डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन 2 जगह मतलब डाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक इंट्रासेलुलर होता है, एक एक्स्ट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन वो होता है इनसाइड द सेल, जैसे प्रोटोजोन्स में होता है, पोरीफेरांस में होता है। प्रोटोजोआ जानते हैं ना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब यूनिसेलुलर है, एक सेल है, खाएंगे एक सेल में पचाएंगे। तो इनसाइड द सेल जो डाइजेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन जो सेल के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। बोलिए ना। दूसरा जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रासेलुलर होता है। एक्स्ट्रासेलुलर का मतलब होता है आउटसाइड द सेल, अर्थात एलिमेंट्री कैनाल। दोज डाइजेशन विच अकर्स इन एलिमेंट्री कैनाल कॉल्ड एज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। हालांकि आपको लिखना नहीं, लेकिन आपको जानना तो चाहिए ना। कहाँ पढ़ रहे हो? राहुल कोचिंग में। कौन पढ़ाता है? शर्मा सर। कहाँ पढ़ाएंगे भैया? डाइजेशन डेफिनेशन लिखवा के छोड़ दिए। नहीं, आपको कुछ और भी जानना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, अगर एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन हो रहा है तो एक्स्ट्रासेलुलर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। हो गया ना। अब दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुआ सेल के अंदर, अमीबा प्रोटोजोआ स्पॉन्जेस में होता है, केवल प्रोटोजोअन्स और स्पॉन्जेस में होता है, ठीक है। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन सिलेंटेटा से ऊपर लेके जितने भी हायर मैमल्स तक आ जाइए, एनिडा, आर्थ्रोपोडा में सुनी बता दे, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, एस्केलमेंथिस, प्लेटियलमेंथिस, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइडा, मेटाकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। मैमेलिया में हम लोग आते हैं, मतलब जितने भी एनिमल हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी, हम लोग, है ना, सब के अंदर कैसा डाइजेशन? एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। अब आप बताइए, आपसे कोई पूछे हर्बीवोरस किसे कहते हैं तो आप जानते हो, शाकाहारी
जो घास फूस खाने वाला बकरी क्या है, हर्बीवोरस है। दूसरा होता है कार्निवोरस, मांसाहारी। शेर क्या है, कार्निवोरस है। तीसरे होते हैं आमनीवोरस, सर्वाहारी, जैसे तिलचट्टा, कॉकरोचेस, पेरिप्लेटा अमेरिकाना, हम लोग हैं। बकरियाँ खा जाएंगे, सूअर भी खा जाएंगे, भैंसा भी खा जाएंगे, गाय भी खा जाएंगे, सांप होगा उसको भी खा जाएंगे, छिपकली को भी खा जाते हैं। अरे हम नहीं खाते तो चाइना वाले और ह्यूमन बीइंग ही तो खाता है, बोलिए ना। जो सब कुछ साग भी खाएगा, साग मतलब क्या है, गेहूँ, चावल, अनाज, दाल सब खा रहे हैं, तो ये तो हर्बीवोरस है। और जो बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, ये सब क्या, मांसाहारी। तो दोनों को मिला देंगे तो आमनीवोरस हो जाएगा, सर्वाहारी। तो हम लोग सर्वाहारी मानते हैं। ये नहीं कि कोई व्रत रहता होगा या कंठी माला जपता है कि भैया हमेशा हम मीट उट नहीं खाते, हम हर्बीवोरस हैं, गलत बात है, ये नहीं है। फिर भी आप एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं। दूध कहाँ से निकलता है, मिल्क कहाँ से निकलता है, गाय से, भैंस से। तो जो मिल्क लेते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट है कि नहीं है। अब आप ये कहें कि हम शाकाहारी हैं, संभव नहीं है। दवा खा लेंगे, दवा हम जानते हैं कैल्शियम उल्शियम जो होता है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एनिमल से ही बनाए जाते हैं। ड्रग्स जो है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर, बैक्टीरिया का उपयोग करके बनाए जाते हैं, तब बताइए आप नहीं खाते हो, खाते हो। तो आप किसी भी एंगल से हर्बीवोरस नहीं है, आप क्या है, आमनीवोरस है। चाहे आप खा रहे हो या ना खा रहे हो, आपका कैटेगरी किस में आएगी, आमनीवोरस में। किस में आएगी, यू आर आमनीवोरस। तो हमने पहले हर्बीवोरस किसे कहते हैं, दूसरा मैंने बताया कार्निवोरस किसे कहते हैं, तीसरा वो मैंने बताया आमनीवोरस, OMNIVOROS, ऑमनीवोरस, सर्वाहारी। चौथा मैं बता दें, नाम सब सुन लीजिएगा, कंपटीशन में आपसे क्वेश्चन। एक चौथा होता है प्रीडेटरी, PREDATORY, प्रीडेटरी। प्रीडेटरी मतलब होता है शिकारी। शिकारी मतलब समझते हैं, वो कार्निवोरस की एक वेराइटी में आता है। जैसे शेर जो होता है वो एनिमल को किल करके खाता, मार करके खाएगा, वो प्रीडेटरी है। नहीं समझे, शेर कोई मार के छोड़ दिया हो वो जाके नहीं खाता। शेर जो है शिकार को मारेगा, ताज़ा ताज़ा मांस खाएगा, वो प्रीडेटरी है। बोलिए ना भाई। चीता है, टाइगर, वो प्रीडेटरी है, मार करके खाता है, मरा हुआ नहीं खाता। अब आप कहें सर जी शेर जो पालते तो उसको बकरा तो काट के ही देते हैं, तो आप पिंजड़े में बंद कर दीजिए, पिंजड़े में बंद करके उसको बकरा खाने के दिए तो नहीं खाएगा, नहीं बेचारा क्या करेगा। पिंजड़ों में आप घुस जाइए तो मज़ा आएगा, फिर आप घुस जाइए उसी में कि तो खाओ, तुम जो है ये में ही मीट लो, खाओ बकरे का मांस, आपको बताएगा। या तो बचपन से ही पाले हुए हों आप, आपसे बहुत लगाव हो गया तब आपको नहीं छू सकता, नहीं तो ही प्रोग्राम सेट कर देगा। तो मतलब कहने का ये मजबूरी की बात अलग होती है, लेकिन नॉर्मली वो क्या करता है, मार करके ही खाता, उसको बोलते हैं प्रीडेटरी। कार्निवोरस में ही आता है वो, समझ रहे हैं ना। एक होता है कानिबल्स, CANNIBALS, नाम सुनिएगा, मेरी टर्म को सुनिएगा बहुत ध्यानपूर्वक, दो बार सुन लीजिएगा रिपीट करके। कानिबल, CANNIBALS, कानिबल्स मतलब होता अपनी बिरादरी खा जाने वाले, अपनी ही जाति को खा जाने वाले। जैसे ह्यूमन को खा जाता है। अब आप कहेंगे सर जी कौन बात बता रहे हैं आप, अरे क्यों नहीं बताएंगे यार, हम नहीं बताएंगे और कौन बताएगा। ताइवान वगैरह में देखेंगे, वहाँ जो ह्यूमन का बेबी होता है, ह्यूमन बेबी समझ रहे हैं ना, जो फीटस होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो डेवलप्ड होते हैं, उनको निकाल काट के पीस बना के फर्स्ट क्लास मसाला वसाला डाल के आराम से खाते हैं। तो एक कैनिबल्स हैं। हालांकि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के खिलाफ है, अगेंस्ट है। और आप बता दें, सांप को खा जाता है, न हो तो आप डिस्कवरी चैनल पे देख लीजिएगा। सांप को खा जाएगा, बड़ा वाला सांप छोटे सांप को ऐसे निकल जाएगा सीधा, ये तो अपनी बिरादरी खाया। आप दो तिलचट्टा पकड़े, कॉकरोच दो ठो पकड़िए और दोनों कॉकरोच को उसमें एक बॉटल में बंद कर दीजिए, हवा थोड़ा आता रहे ऊपर से, ऊपर हल्के ढक्कन में छेद कर दीजिएगा। नहीं कहेंगे सर जी हम बॉटल बंद करें, फुल मर गए, दोनों मिला नहीं। तो आप क्या करोगे, बॉटल में जो है ओपन कर दोगे, बॉटल में हल्का छेद कर दोगे होल,
जब बॉटल में होल कर दोगे तो उसके बाद आप छोड़ दीजिए, उसमें छोटा वाला कॉकरोच ख़त्म हो जाएगा, खाली उसका पंखा उंखा मिलेगा दूसरे दिन। अब आप कहेंगे कैसे हो गया? बड़े वाले कॉकरोच ने छोटे वाले कॉकरोच को खा लिया। ये कैनिबल्स की वैरायटी, कैनिबल्स मतलब अपनी बिरादरी खाने वाले, ठीक है ना भाई। अगली बात आपको बता दें, एक होता है सांगिवोरस, SANGUIVOROS, सांगिवोरस। सांगिवोरस का मतलब होता है रक्त चूसने वाले, खून चूसने वाले। अब खून कौन चूसता है तो आप जानते ही, आपके दिमाग में आता होगा खून चूसने वाले कौन होते हैं? मॉस्क्विटोज। अरे मॉस्क्विटोज खून नहीं चूसता, पानी चूसता है। मॉस्क्विटोज सांगिवोरस है, रक्त चूसने वाला। खटमल सांगिवोरस है, बेडबग। लीच, लीच जानते हैं ना, जोंक खून चूसने वाली होती है, ब्लड सकिंग, इसी को बोलते हैं सांगिवोरस। क्या बोलते हैं भाई? सांगिवोरस। और आपको बताएं, ठीक है ना। अगला है कैराइन ईटर्स। कैराइन ईटर्स, CRRINE, कैराइन ईटर्स। कैराइन ईटर्स का मतलब होता है जो मृत इंडिविजुअल, मृत एनिमल्स का फ्लेश खाता हो, सड़ा हुआ है। जैसे मर गए हैं, मरने के बाद उसका फ्लेश पड़ा हुआ है, तो उसके फ्लेश को खाने वाले क्या बोलते हैं? कैराइन ईटर्स। मर के सड़ रहे हुए एनिमल का जो फ्लेश खाते हैं उसको हम बोलते हैं कैराइन ईटर्स। कभी कभी स्कैवेंजर भी टर्म देते हैं उसके लिए, लेकिन ज़्यादा शुद्ध कैराइन ईटर्स। जैसे वल्चर, गिद्ध को देखा है, एनिमल गाय भैंस मर गई, मरने के बाद उसको छील के छोड़ दिए, सड़ रही हैं, उसको जाके अपना नोच खाएंगे सब, उसको बोलते हैं कैराइन ईटर्स, ठीक। एक होता है डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स मतलब होता है मृत सड़े गले पदार्थों को खाने वाले। मृत सड़े गले पदार्थों को खाने वाले को बोलते हैं डेट्रीवोर्स। ये सब आपके सिलेबस में नहीं, यहाँ नहीं पढ़ना है, लेकिन कंपटीशन कभी जाएंगे तो आप सोचेंगे सर जी कुछ बताया था ज़रूर। सब तो नहीं बता सकते, लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा बताते ही जाएंगे। डेट्रीवोर्स कहते हैं। डेट्रीवोर्स मतलब होता है मृत सड़े गले पदार्थों को खाने वाले। जैसे केंचुआ, पत्तियां सड़ रही हैं, उस मिट्टी को खाएगा। आप कहें हम तो मिट्टी खाते हुए देखे हैं, वो मिट्टी सड़क वाला थोड़ा ही खाएगा। मिट्टी वहाँ का खाएगा जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर हो, डेड ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो। पत्तियाँ सड़ रही हैं, एनिमल कोई सड़ रहा हो, फीकल मैटर के डिस्चार्ज किया हो, वहाँ सड़ रहा हो, तो उस क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर उसमें से लेता है। वो मृत सड़े गले पदार्थों को खाने वाला, सॉइल के साथ ही खाएगा। अब छान के तो खाएगा कि नहीं, अलग अलग चीज़ निकाल के खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उसको बोलते हैं डेट्रीवोर्स। और जो मृत सड़ा गला पदार्थ होता है उसको डेट्रिटस कहते हैं। हो गया। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, मैं बता दूं, जो अपने बॉडी सरफेस से नरिशमेंट लेते हैं, उसको ऑस्मोट्रॉफिक बोलते हैं। अपने बॉडी सरफेस से नरिशमेंट लेते हैं, मतलब खाते ही नहीं, वो बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे आपका टीनिया सोलियम है, फर्स्ट मैंने पढ़ाया था आपको, टीनिया सोलियम। टेपवार्म, टेपवार्म जो होता है वो क्या है, टेपवार्म जो होता है वह ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। उसके पास एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं होता, उसके पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता। जब एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता तो नरिशमेंट कैसे लेता है, बॉडी सरफेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। आपने भोजन किया, डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कौन करेगा, टीनिया सोलियम टेपवार्म में एब्जॉर्ब कर। इसको बोलते हैं ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, OSMOTROPHIC, ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। ये ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब तो जनरल टर्म में बता रहा था। हमारी बातें चल रही थी डाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो डाइजेशन में पहले आपको जनरल बातें बता दें। डाइजेशन एक होता है, डाइजेशन खाना खाने के बाद कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देना, ठीक, यही डाइजेशन। एक लाइन की बात आप समझें, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में,
बस बात ख़त्म हो गई। इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब डाइजेशन पहली बात दो प्रकार का होता है, क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। वो तो एलिमेंट्री कैनाल के आधार पर हो गया, मतलब अगर सेल के अंदर हो रहा तो इंट्रा सेलुलर हो गया और एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा तो एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। फिर आप उसको डिवाइड करेंगे। डाइजेशन दो तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। कैसे? 2 टाइप्स। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन। अब आपके फिजिकल क्या है? हथौड़ा से मार मार तोड़ेंगे क्या उसको? नहीं, हथौड़ा से नहीं मार के तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए आपके पास भगवान ने हथौड़ा दिया हुआ है। टीथ, च्यूइंग, भोजन आप लेंगे, आप उसको चबाएंगे, इसको बोलते फिजिकल मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं? फिजिकल मैस्टिकेशन। फिजिकल मैस्टिकेशन का मतलब होता है भोजन को चबाना, 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 ठीक है ना? भोजन को फिजिकल मैस्टिकेट करना। च्यूइंग, च्यूइंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज मैस्टिकेशन। च्यूइंग ऑफ टीथ इज च्यूइंग बाय टीथ, सॉरी, च्यूइंग बाय टीथ इज कॉल्ड एज फिजिकल मैस्टिकेशन। क्या च्यूइंग करेंगे? फूड स्टफ्स को। द प्रोसेस इन विच फूड स्टफ्स च्यूइंग बाय टीथ कॉल्ड एज फिजिकल मैस्टिकेशन। ये तो फिजिकल हो गया। दूसरा केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस क्या होता है आप जानते हो? केमिकल प्रोसेस क्या होता है? केमिकल प्रोसेस में आप जानते हैं जो नरिशमेंट आप लेते हो एंजाइम के द्वारा, डिफरेंट टाइप की एंजाइम होती हैं, वो भोजन को तोड़ती हैं। वाटर का मॉलिक्यूल उसमें इन्वॉल्व होता है, तो ये केमिकल प्रोसेस हो गया। जैसे आप भोजन पहले माउथ में लेते हो, सलाइवा के द्वारा इसको जब चबाते हो दांत से, तो जीभ जो उसको पूरा मिलाती है ना, जब पूरा भोजन को मिलाती है तो आप देखेंगे बॉलस बन जाता है। बॉलस मतलब होता है कवर बन जाएगा। जैसे आप चना ले लिए उतना भुना हुआ, तो चना को ऐसे बिखारेंगे, बिखर जाएगा। बिखरेगा कि नहीं बिखरेगा? बिखरेगा ना। तो आप क्या करोगे? देखिए इधर ना, चना को ले लीजिए, माउथ में डालिए, इतना चना ले लीजिए, माउथ में डालिए, उसके बाद चबाइए, चबाएंगे सलाइवा से मिल जाएगा। अब जो चना आप बिखार सकते थे, जब वो बॉलस बन जाएगा, कवर बन जाएगा पूरे सलाइवा से मिलके, उसको जरा बिखार के दिखा दे तो हम जाने ना बिखार पाएंगे ना। काहे के लिए नहीं बिखार पाएंगे? वो जो आपका सलाइवा है और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो है टायलिन, उसने भोजन को क्या किया? डाइजेस्ट कर दिया। भोजन क्या किया? डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। सॉरी, डाइजेस्ट नहीं किया, डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। उसमें होता है सालिवरी एमाइलेज। क्या होता है? सालिवरी एमाइलेज या टायलिन, आगे लिखवाएंगे। तो पहला केमिकल प्रोसेस यहीं से चालू होगा, बकल कैविटी से। दूसरा स्टमक में जाएंगे, पेप्सिन, रेनिन, इंटेस्टाइन में जाएंगे, ढेर सारी एंजाइम्स है, उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो एंजाइम एक्टिविटी के द्वारा जो डाइजेशन होता है वाटर की उपस्थिति में, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। दांत के द्वारा चबाना फिजिकल है, और जो एंजाइम के द्वारा होता है वो केमिकल है। शुद्ध बात आपको बता दें, ये 2 लाइन की बातें हैं। अब हमको आपको देखना है डिफिनीसन डाइजेशन का। इसका क्या देखना है? डाइजेशन का डिफिनीसन। तो देखें डाइजेशन का डिफिनीसन होता है, मैंने लिखा हुआ है, प्यार से इसको आप लिखना भी पड़ेगा। यही पहला टॉपिक शुरू हो गए, इसे ही आपको लिखना पड़ेगा। काफ़ी चौड़ी सी बनाएंगे, मैं आपको पहले बता दिया, थोड़ा मोटी होगी। तो पहला 3 डिफिनीशन में लिखा हुआ। तीर का निशान देखिए, 1 2 3 एरो का निशान है ना? बोलो ना यार, है ना? तो क्या है? डाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। डाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। डाइजेशन एक जल अपघटन की अभिक्रिया है, इन विच, जिसमें ए मॉलिक्यूल ऑफ फूड स्टफ्स takes a molecule of water and break down themselves into simpler and diffusible form. Into simpler and diffusible form. Into simpler and diffusible form. Simpler and diffusible form. फिर से देखें, digestion is a process of hydrolysis in which a molecule of food stuff में खाद्य सामग्री टेक्स ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल को लेगा, एंड ब्रेक डाउन देमसेल्फ, अपने को तोड़ लेगा, किस फार्म में? इनटू सिंपलर एंड डिफ्यूजिबल फार्म। तो पहला डेफिनेशन होगा, डाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस इन विच ए मॉलिक्यूल ऑफ फूड स्टफ्स टेक्स ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड ब्रेक डाउन देमसेल्फ इनटू सिंपलर एंड डिफ्यूजिबल फार्म।
मैंने क्या कहा, डाइजेशन वो प्रोसेस होता है, डाइजेशन जो होता है वो हाइड्रोलाइसिस प्रक्रम है, जल अपघटन की प्रक्रिया है जिसमें एक मालिक्यूल फूड स्टफ्स का एक मालिक्यूल वाटर को लेता है और अपने आप को तोड़ लेता है सिंपलर और डिफ्यूजिबल फॉर्म में। बोलिए ना। दूसरा डिफिनीशन है डाइजेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक का मतलब होता है विखंडनात्मक, तो टूटने वाला प्रक्रिया। एनाबोलिक प्रोसेस मतलब होता है बनने वाली प्रक्रिया, ये ख्याल करिएगा। डाइजेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। डाइजेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है इन विच कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल, जिसमें कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल क्या करता है, ब्रेक डाउन, टूट जाता है इनटू, किसमें टूटता है, सिंपलर एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म में। सिंपल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में टूट जाता है इंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा। ठीक है। दूसरा डिफिनीशन देखिए, डाइजेशन पाचन और कैटाबोलिक प्रोसेस विखंडनात्मक प्रक्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मालिक्यूल्स टूटता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स फूड मालिक्यूल टूटता है। यहाँ पे फूड लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स फूड मालिक्यूल किसमें टूटता है, फूड मालिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू, टूटता है किसमें, सिंपलर एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म, साधारण और एब्जॉर्ब होने वाले योग्य अणुओं में टूट जाता है, किसके द्वारा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा। दूसरा डिफिनीशन हो गया। तीसरा डिफिनीशन बहुत सिंपल, बहुत ही आसान है, जो आपके ज़बान पे हमेशा रह सकता है। द प्रोसेस इन विच ऐसा प्रोसेस, प्रक्रम जिसमें कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। सबसे सिंपल डिफिनीशन है जो कक्षा 10 में 9 में पढ़ाया जाता है। बीएससी लेवल पे ये दोनों डिफिनीशन, ये सबसे सुटेबल डिफिनीशन है। हो गया। द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म कॉल्ड एज डाइजेशन। हो गया, 3 डिफिनीशन हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको है? नहीं। ये वाला प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जिसमें कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल सिंपल में टूट जाता है, डाइजेशन कहलाता है। पहली बात हो गई। ये देखिए, डाइजेशन ऑफ कैटाबोलिक विखंडनात्मक प्रक्रिया, इसमें कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल सिंपल फॉर्म में टूट जाता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा। तीसरा मैंने बताया डाइजेशन हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन की प्रक्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल किसमें टूट जाता है, सिंपलर फॉर्म में। तो ये डाइजेशन का 3 डिफिनीशन हो गया। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। तो देखें आप, अगर होगा तो पूछ भी ले सकते हैं आप। इसके बाद आपको जो देखना है, हेडिंग डालेंगे डाइजेशन इन मैन। तो इस डिफिनीशन को आप पहले जो ब्लैक बोर्ड में लिखा हो उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे अब क्या, पहला हेडिंग है, दूसरा हेडिंग, इसमें पहला टॉपिक लिखना है डाइजेशन इन मैन। डाइजेशन इन मैन। मैन में डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? ठीक है ना भाई। आप क्या देखना है, डाइजेशन इन मैन। मैन में डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, तो आपको जानना होगा डाइजेशन कहाँ होता है मैन में। ये आपको देखना पड़ेगा। केवल 3 ऐसा एलिमेंट्री कैनाल का 3 पार्ट ऐसा है जिसमें डाइजेशन होता है। एलिमेंट्री कैनाल का 3 ऐसा पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, डाइजेशन होता है। 3 ऐसा पार्ट है जिसमें क्या होता है, डाइजेशन होता है। और वो डाइजेशन कौन 3 सा पार्ट होता है? डाइजेशन इन मैन, पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का बक्कल कैविटी। ये माउथ नहीं है, ये बक्कल कैविटी है। माउथ क्यों है, स्लिट लाइक ओपनिंग, जो दरार दिखाई देता है। इसे बंद करिए आप माउथ को, दरार दिखाई दे रहा ना, वही माउथ है। जो यहाँ पे जिसमें टीथ है, इसमें टंग है, वो बक्कल कैविटी होता है। तो पहला डाइजेशन होगा डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। पहला डाइजेशन कहाँ होगा, इन बक्कल कैविटी। दूसरा डाइजेशन इन स्टमक। तीसरा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। खत्म डाइजेशन 3 स्टेप में। क्या, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इंटेस्टाइन। डाइजेशन इंटेस्टाइन हो गया ना। तो ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है वो 3 ऐसे पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के, 3 ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे डाइजेशन होता है। पहला पार्ट होता है, आप जानते हो, पहला पार्ट है कौन, बक्कल कैविटी। दूसरा स्टमक, तीसरा इंटेस्टाइन। ठीक है ना, तीसरा इंटेस्टाइन।
तो ये आपको देखना है और यही आपको समझना है। यहीं चलते हैं आगे। आपको कल पढ़ाएंगे कहाँ पर डाइजेशन होता है, फिगर ड्रा करके तो आपको समझाएंगे। कापी आप बना लीजिएगा मोटी सी हेल्दी सी, और रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा भाई, फीस उस जमा करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा आप। ठीक है, 2-3 दिन तो ऐसे भी चलेगा लेक्चर, लेकिन उसके बाद आप वही लेक्चर पाएगा जिसको क्या जो रजिस्ट्रेशन करा के फीस जमा किया रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए आप अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए जो अगल बगल हों, जो नहीं पढ़े उनको भी बताइए, हो सकता है वो फ़ायदा ले सकें। अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं। यही है, बाकी चीज़ें आपको कल पढ़ाएंगे। थैंक्स।